स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि टोटली अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो वी हैव टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज। पर अगर साइंटिफिक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वी जस्ट हैव रिसर्च्ड क्लोज टू 1.2 मिलियन स्पीशीज। मतलब आप समझ सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, उनके बारे में हमने प्रिलिमिनरी रिसर्च भी नहीं कर पाया है। So what is the reason behind that? And today's technology, today's video, which is based on this new emergent technology called as eDNA या environmental DNA, वो कैसे इस knowledge gap को कम करेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, my name is Bhuvan Apurva Jha and I welcome you on behalf of all of us here at Study IQ. Meanwhile, if you want to go ahead and access the PDF of this entire lecture, अगर आपको PDF access करना चाहते हैं तो you go ahead and connect with me on my Telegram channel that goes by the name of Bhuvan Study IQ. Right? तो जब हम समझने चलते हैं eDNA या environmental DNA के बारे में, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है what exactly is DNA? DNA जिसका full form obviously I am assuming आपको पता होगा, deoxyribonucleic acid. What is it essentially? It is the hereditary matter in organisms that contains the biological instructions and the way for maintaining them. आपके डीएनए से आपके कैरेक्टर, आपके ट्रेट्स डेवलप होते हैं, राइट? एंड ये आप देखेंगे कि ये एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक रहता है। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट डीएनए। ओके, सो द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, जैसे कि आप समझ सकते हो, डीएनए में हमारे 4 बेसिस होते हैं। आई विल टेक यू बैक टू योर एनसीईआरटी बुक्स। 4 बेसिस, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। तो इन चारों बेसिस से ही हमारा डीएनए क्रिएट होता है, पर इनका ऑर्डर अगर डिफरेंट होता है, जिसके वजह से आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स, आदमी का ट्रेट्स, स्पीशीज का डिफरेंट होता है, राइट? सो यूनिक सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर्स प्रोवाइड अ मींस टू आइडेंटिफाई स्पीशीज, पॉपुलेशंस एंड इवन इंडिविजुअल्स। इन चारों का जो अरेंजमेंट होगा, उसी के बेसिस पे स्पीशीज के भी डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि डीएनए क्या चीज है, तब अब हम चलते हैं एंड आई टेक यू बैक टू द फॉरेस्ट्स। अब आप एक चीज देखिए, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स सब अवेलेबल रहते हैं। पर यह भी आप मानिएगा कि क्या वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे कुछ रहते हैं? तो उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे लें? एट द सेम टाइम आप ये भी अग्री करेंगे कि राइट नाउ जो प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग या सर्वेइंग है, आप अगर फॉरेस्ट में जाते हैं तो कैसे पता करते हैं कि वहां पे कौन सा स्पीशीज है? तो उसके लिए फिलहाल स्कैट एनालिसिस किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप फीकल एनालिसिस करते हैं, एनिमल्स के ड्रॉपिंग्स को आप कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं एंड देन यू फिगर आउट कि अच्छा ये पर्टिकुलर एनिमल इस जंगल में एग्जिस्ट करता है। दूसरे तरीके पग मार्क्स हैं, यूरिन स्पॉटिंग्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर द करंट मेथड्स। पर अब एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आ रहा है विच इज नोन एज एनवायरमेंट डीएनए, विच विल हेल्प एड्रेस दिस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो जंगल में और आप देखते हो एक बरो। नाउ यू आर थिंकिंग एज अ रिसर्चर, क्या ये बरो सिर्फ रैबिट का है या ये बरो किसी और एनिमल का है? वॉट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट? इस लेक में किस किस तरह के फिश पाए जाते हैं? आप ये भी जानेंगे कि एक लेक में एक फोटिक जोन होता है जहां पे कि आपका लाइट जा पाता है, और एक होता है एफोटिक जोन। अब ये तो आप आई एम श्योर मानेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स मेरे फोटिक जोन में मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि वो भी एफोटिक जोन्स में मिले, राइट? तो उनके बारे में आप कैसे पता करेंगे? ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ये एनवायरमेंटल डीएनए का जो टेक्नोलॉजी, जो कॉन्सेप्ट उभर के आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड what exactly is environmental DNA. So what you need to know is कि हम और आप अपने डेली लाइफ की क्रिया में हम हमेशा अपना डीएनए शेड कर रहे हैं। Now that could be because of dead skin or hair fall or fecal matter or any bodily fluid, sweat, anything, spit, कुछ भी हो, वो आप अपना डीएनए का सिग्नेचर छोड़ते जा रहे हैं। यही सिमिलर प्रोसेसेस एनिमल्स भी करते हैं, और इसका नॉलेज एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट को
ये बताता है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कौन कौन से स्पीशीज रहते हैं। तो कैन यू अग्री विथ मी व्हेन आई से दैट eDNA इज अ नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ सैंपलिंग? कैन यू अग्री विथ मी हियर कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ जाके वहां पे सॉइल, वाटर, एयर, स्नो, ये सारे चीजें कलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो जो पर्टिकुलर मैटर आपने कलेक्ट किया है उसमें जाके आप डीएनए सिग्नेचर्स ढूंढेंगे ऑफ ऑल द पर्टिकुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट देयर, राइट? सो लेट्स लुक एट इट. These are left behind through dead cells, hair, poop and other bodily fluids. Correct? आप देखेंगे mucus, gametes, carcasses, all of them have DNA in them. और वो जब छोड़ दिए जाते हैं, जब शेड कर दिए जाते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं. और उसी को स्टडी करने के लिए एनवायरमेंटल डीएनए का ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल होने वाला है. ओके, साइंटिस्ट्स आर नाउ यूजिंग एनवायरमेंटल डीएनए टू नो मोर अबाउट वाइल्ड लाइफ. अब आप आई एम श्योर अग्री करेंगे कि आप एनवायरमेंटल डीएनए कहां से हार्नेस कर सकते हैं. सो वंस अगेन, एयर, वाटर, सॉइल, यू कैन ऑल्सो कलेक्ट स्नो. ऑल ऑफ दिस वंस कलेक्टेड एंड देन एनालाइज्ड विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल डीएनए. पर एक कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है कि इवेंचुअली यहां हम मेटाजीनोमिक्स की बात करेंगे. मतलब आप एक ब्रॉड बेस्ड सर्वे कर रहे हो टू फाइंड द एग्जैक्ट स्पीशीज. करेक्ट? तो वो होगा कैसे, ये अब हम समझते हैं. पर उससे पहले अगर मैं आपको ये बता दूं बहुत जल्दी से कि स्टडी IQ का जो GS फाउंडेशन कोर्स है, P2I कोर्स, दैट इज बिगिनिंग वेरी सून. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज की अपेक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है. दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, पूरा फोकस ऑफ ऑल ऑफ अस हियर एट स्टडी IQ इज ऑन टू थिंग्स प्राइमरीली. एक, कि स्टूडेंट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वन थिंग यू विल रियलाइज इज दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज की. वो रोट बेस्ड लर्निंग की किताब रट के हम चले गए और एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए, शायद अब बेस्ट स्ट्रैटेजी ना हो. और दूसरा, हमारा फोकस रहता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में हम उत्तीर्ण बनाएं, अच्छा बनाएं. That exam temperament is something that you develop over a period of time. And इसलिए, for any of you who are going ahead and preparing for the civil services, go ahead and connect with this program. Use the code BALIVE as that assures you कि आप मेरे बैच में आएंगे और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा डिस्काउंट. सिमिलरली, अगर आप स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाओगे, आप यू विल फाइंड दैट वहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल कर दिए गए हैं in the run up to the civil services examination. For all those, I suggest you use the code BALIVE as that makes me an intrinsic part of your preparation और हम साथ आपके ड्रीम को रियलाइज करने के लिए काम करेंगे. Right. So continuing our discussion, how is this eDNA information used? So like I told you, यहां पे हम मेटाजीनोमिक्स की बात कर रहे हैं. मतलब आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस से अपने सैंपल को आप कंपेयर करोगे. Okay, so understand this. The DNA is then sequenced to understand the genetic information that is unique to species. Obviously, क्योंकि आपके बेस पेयर्स जो है एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, थायमाइन, उनका जो ऑर्डर है वो हर के लिए डिफरेंट है. तो once you have figured out the sample, उसके एनालिसिस के बाद आप बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में क्या क्या स्पीशीज मौजूद हैं. Not just plant and animals, but also my virus, my fungi, my bacteria, my algae, all sorts of life I can go ahead and capture. तो I'll go back to my first slide. मैंने ये डिस्कशन शुरू किया था कि आज तक अर्थ पे अगर आप देखोगे IUCN के वेबसाइट पे जाके, तो इट सेज 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, पर 1.2 मिलियन का ही आज तक हमें नॉलेज मिल पाया है. तो क्या आप अग्री करोगे कि बिकॉज ऑफ eDNA, one such good possibility is कि हम more and more species के बारे में और and और जानेंगे. Correct? So this is what you're looking to do. Once you go ahead, उसके बाद आप मैच करते हो एक DNA रेफरेंस लाइब्रेरी से और उससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से स्पीशीज का DNA आपको मिला है उस पर्टिकुलर एरिया से. This essentially, my friends, is the essence of environmental DNA. Okay? Now, let's look at the benefits
तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट बेनिफिट मैं कह सकता हूं कि एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, क्योंकि पहले क्या होता था, आप सर्वे करने जाते थे, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते थे, साइंटिस्ट रहते थे, रिसर्चर्स रहते थे, वो जाते थे डीप इन दी जंगल, वहां पे स्कैट एनालिसिस के लिए प्रॉबेबली वेस्ट मैटर उठाएंगे एनिमल्स का, उसको भेजेंगे कहीं और अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर इसके साथ आपको उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन पानी लेके आएंगे, एनालाइज करेंगे, एंड यू विल टेल मी कि अच्छा बॉटम ऑफ द ओशन में बेंथिक जोन में ये एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये फॉर्म ऑफ लाइफ मिल रहा है। तो इसके लिए दिस टेल्स मी कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है, करेक्ट। इट विल हेल्प मी फाइंड एल्यूसिव एनिमल्स। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो सर्च पार्टी गया है सर्वे के लिए उसको हर एनिमल का कॉन्फर्मेशन मिल जाए। काफी दफा ऐसा भी होता है कि आपको जो पग मार्क्स मिले हैं, स्कैट मिले हैं, वो पुराने हैं, एंड सिंस देन द एनिमल हैज पास्ड अवे, बट देन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन द फॉरेस्ट will confirm to me that the particular animal or the plant or the life is still viable, वहां पे है अभी भी, करेक्ट। सिमिलरली आप इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में भी जान सकते हैं। सो कैन आई से दैट दिस इज अ नॉन इन्वेसिव मेथड टू नो मोर अबाउट माई इन्वेसिव स्पीशीज। लैंटना का फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हो गया, या दोज पर्टिकुलर इन्वेसिव स्पीशीज जो नीचे पाए जाएंगे आपके लेक के, लोटिक हो या लेंटिक हो, रिवर हो या लेक हो, करेक्ट। So all of that you can go ahead and figure out in a cost-effective manner because of environmental DNA. Right, my friends? So go ahead and have a look at this. You can find out about bacteria, about virus, about fungi. आज तक जो हमारा सारा फोकस था सिर्फ प्लांट और एनिमल लाइफ पे, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, अपने हम एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं, अपने दायरे को अब हम बढ़ा रहे हैं, करेक्ट। सो दिस वाज एनवायरमेंटल डीएनए, बट आई कैनॉट लीव यू बिसाइड्स बिफोर आई टेल यू अबाउट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि यह पायलट प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू किया गया है, दिस हैज बीन डन एट द एफर्ट्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच इज अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर इसका हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री इसका क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, 1784, वहां से उभर के आए 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, उसके बाद आया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और तीसरा आया द इंडियन म्यूजियम जो कि कैलकाटा में स्थित है। इसलिए आप देखेंगे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अब हेडक्वार्टर्ड है कैलकाटा में, इसके 16 रीजनल सेंटर्स हैं, और ये पायलट प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं नॉर्थ बंगाल में। इसकी डायरेक्टर डॉक्टर धृति बैनर्जी, राइट। इन द चैट बॉक्स माय फ्रेंड्स, लेट मी नो वेदर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया came first or whether the zoological survey of India came first. ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, पर साथ ही साथ जैसा कि हमेशा होता है, मैं आपके लिए लेके आता हूं एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक और साथ में कुछ सवाल, क्योंकि आउटकम बेस्ड लर्निंग is the central mantra for succeeding in competitive examinations. So let's look at question number 1. Information about which of the above cannot be obtained from eDNA? Okay, virus, bacteria, fungi, archaea. You will let me know your answers in the comment box. And question number 2, Zoological Survey of India, Geological Survey of India, Botanical Survey of India, National Museum. The Asiatic Society of Bengal is not associated with which of the following? Please leave your answers for me in the comment box, and the correct answers will be shared on my Telegram channel. You can connect with me at Bhuvan Study IQ. Right, my friends, कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी, जहां पे मैं उपलब्ध हूं आपके डाउट्स, आपके स्ट्रैटेजी रिलेटेड गाइडेंस के लिए. On that note, before I sign off, I'll request you to leave us all here a like. Thanks for watching. Till I see you in my next video, this is Bhuvan signing off for Study IQ IAS English. Thanks for watching. Bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.